एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड और लास्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शर्मा जी ने एक क्लोथिंग का शोरूम खोला है और जिसके लिए उन्होंने कुछ एसेट्स एक्वायर किए और कुछ लाइबिलिटीज इनकर करी, राइट। और फिर हमने देखा कि उन्होंने एक ह्यूज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया, उन्होंने टीवी में ऐड दिया जिससे कि उनके शोरूम में बहुत सारे कस्टमर्स आए, राइट। तो ऐसा करने से हुआ क्या कि शर्मा जी की दुकान में तो लग गई लोगों की भीड़, ठीक है। उनके जो क्लोथ्स थे वो धड़ाधड़ बिकने लग गए। तो देखिए, ये जो सामान बेचने के लिए खरीदा जाता है या बनाया जाता है और जब आप इसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स, ओके। और जब ये सेल्स के लिए कस्टमर जो है वो कैश में पेमेंट करता है तो उनको हम बोलते हैं कैश सेल्स, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मिस्टर हैं, इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो कैश है नहीं, मैं तो अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया। तो मैनेजर जो था वो इनको जानता था, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आप सामान ले जाइए और आप ऐसा करिएगा कि पैसे जो हैं वो कल दे दीजिएगा। तो देखिए, जब ये सेल्स इस तरीके से की जाती है कि आपने सामान तो बेच दिया है बट उसकी पेमेंट अभी आपको बाद में मिलेगी, तो उनको बोलते हैं हम क्रेडिट सेल्स, ओके। और ये जो पर्सन जिसने बाद में पैसे देने हैं, यहाँ पे ये येलो वेस्ट एंड ब्लू शॉर्ट्स वाले जो बंदे हैं, इन जिन्होंने ये बाद में पैसे बिजनेस को देने हैं, तो ये बिजनेस के लिए हो जाते हैं एक डेटर, ओके। और डेटर जो होते हैं, अब देखिए ये बहुत, इनके पास इनडेफिनेट टाइम तो है नहीं पेमेंट करने के लिए, इनको बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। और हमने, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने करंट एसेट्स की डेफिनेशन देखी थी, ऐसे एसेट्स जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटर्स हैं, ये डेटर है, ये बहुत ही जल्दी पेमेंट जैसे ही कर देगा तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसीलिए डेटर्स को हम करंट एसेट मानते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये शर्मा जी की शॉप में ये मैनेजर बोलते कि सर देखिए, मैं आपको एक बिल लिख के दे रहा हूँ और इसमें ये डेट लिखी हुई है और इस दिन को आपको ये पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। तो ऐसा बिल अगर ये मैनेजर लिख के देते इन मिस्टर एक्स को, तो क्या होता, उसको हम बोलते बिल रिसीवेबल, ओके। तो वो बिजनेस के लिए एक बिल रिसीवेबल हो जाता और वो भी एक करंट एसेट ही होता, क्योंकि जैसे ही वो बिल की पेमेंट हो जाएगी तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो वो भी एक बिजनेस के लिए करंट एसेट होता है, राइट। तो देखिए, सेल्स मैंने आपको बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर, द टर्म इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स। कैश सेल्स मैंने आपको बता दिया, जो कैश के अगेंस्ट सेल होते हैं। क्रेडिट सेल्स, जिनकी पेमेंट हमें बाद में मिलेगी। ऐसे ही सेल्स रिटर्न क्या होती है? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जब जो भी सामान, जैसे शर्मा जी के कस्टमर्स जब भी जो सामान लेकर गए, सपोज कोई टी शर्ट लेकर गए और उन्होंने बाद में देखा कि उसमें तो एक होल है, तो वो वापस आ गए उसको करने के लिए शॉप पे, शोरूम पे, कि भाई इसमें तो एक होल है, आप इसको वापस ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जो वापस आ जाती हैं उनको बोला जाता है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न्स इनवर्ड, ओके। रिबेट, रिबेट क्या होती है कि जब सपोज मैनेजर बहुत ही स्मार्ट था, आपकी टी शर्ट में छेद था, आप लेके गए और आपने बोला कि भाई मेरे तो सारे पैसे वापस करो, इस टी शर्ट में तो छेद है। तो मैनेजर बहुत स्मार्ट था, उसने बोला कि नहीं सर, छोटा सा तो है, ऐसा करता हूँ, आपने ये 1000 की खरीदी थी, मैं आपको 200 वापस कर देता हूँ। ये जो छोटा सा होल है ये तो आपको रिपेयर कराने में मुश्किल से 50 रुपीज लगेंगे, तो आप इसको ठीक करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट सेल होने के बाद
जो ये वैल्यू कम करके दी गई या डिस्काउंट दिया गया, इसको हम बोलते हैं रीबेट। ये लेकिन ये तब होती है जब सेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हो। ओके, तो rebate is allowed on sales completed in the past. Example, discount allowed because of poor quality of goods. Okay. Revenue receipts. तो revenue receipts क्या होती हैं? जो भी अमाउंट बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, और ऐसे ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं कि जो भी एंटिटी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे जितनी भी रेवेन्यू हो रही है वो होते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और ये जो हमने पढ़ा था डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, मैंने आपको बताए ये जो करंट एसेट्स होते हैं और जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, डेटर मैंने आपको बता दिया, बिल्स रिसीवेबल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि बैड डेट्स क्या होती हैं। सपोज ये जो कस्टमर थे जिनको क्रेडिट पे सेल कर दी गई थी, मिस्टर एक्स, इन्होंने ये इनका कहीं घर शिफ्ट हो जाता है और ये छोड़ के चले जाते हैं और किसी को इनका एड्रेस नहीं पता। तो अब क्या, अब वो अमाउंट, और वो उन्होंने अमाउंट भी नहीं पे किया है, तो अब उनसे वो अमाउंट कैसे रिकवर करेंगे? अब तो नहीं हो पाएगा, राइट? तो ऐसा अमाउंट जो अब बिजनेस के लिए इररिकवरेबल बन गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट। और बैड डेट क्या होता है? बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब देखिए, शर्मा जी की शॉप पे इतनी सेल होने लग गई कि उनका तो स्टॉक ही खत्म होना शुरू हो गया सामान का। तो उन्होंने कहा चलो मैं ये अपनी जहां से क्लोथ्स खरीदता हूँ, बंटीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट, मैं यहाँ जाता हूँ और वहां से और क्लोथ्स लाके खरीद के ले आता हूँ। ठीक है, तो वो पहुंच गए बंटीज क्लोथिंग होलसेल मार्ट। तो देखिए, ये जो क्लोथ्स बेचने के लिए खरीदे जाते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम, जो भी सामान खरीदा जाता है बेचने के लिए उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि शर्मा जी क्लोथ्स ना बेच के उनका ऐसा काम होता जिसमें कि वो क्लोथ्स को बना के बेचते होते, राइट? तो उसके लिए वो क्या करते? उसके लिए वो फिर थ्रेड खरीदते, नीडल खरीदते और कपड़ों का कोई रोल खरीदते, डाई खरीदते, राइट? तो इस टाइप की चीजों को बोला जाता है रॉ मटेरियल्स, जिनसे कि ये गुड्स बनाए जाते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, तो जब भी ये गुड्स और रॉ मटेरियल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स में, तो हम उनको बोलते हैं परचेजेस। ओके, तो देखिए गुड्स क्या होते हैं, मैंने ये आपको बता दिया। तो स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक या इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वो गुड्स जो बेचने के लिए खरीदे गए या बनाए गए, या फिर जो रॉ मटेरियल आपने कोई गुड्स बनाने के लिए खरीदा और वो अभी आपका यूज नहीं हुआ है या आपके गुड्स अभी सेल नहीं हुए हैं और आपके पास वो सब सामान पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। ओके, और ओपनिंग स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो आपके पास ईयर के बिगिनिंग में पड़ा है, अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में पड़ा हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक यानी जो स्टॉक आपके पास अकाउंटिंग ईयर के एंड में बचा हुआ है। ओके, काइंड्स ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कैसी हो सकती है? ऑफ गुड्स, जो बिल्कुल बना हुआ आपका सामान है, रेडी टू सेल है, बट अभी वो सेल नहीं हुआ है, तो उसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब जो भी सामान आपने गुड्स बनाने के लिए खरीद रखा है और लेकिन वो अभी आपका यूज नहीं हुआ है, जैसे कि अभी आपका नीडल, थ्रेड सब बचा हुआ है और क्लॉथ का रोल भी बचा है, डाई भी बचा है, तो उसको बोलेंगे हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि आपका गुड्स जो है अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, अभी वो उन पर काम चल रहा है। सपोज कि आपकी एक सारी व्हाइट कलर की टी शर्ट्स बन गई हैं, बट शोरूम में तो पिंक, ब्लू, रेड हर कलर की टी शर्ट सेल होती है, तो अभी आपको उन व्हाइट कलर की टी शर्ट्स को इन वेरियस कलर्स में डाई करना है।
ओके, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो व्हाइट टी शर्ट्स पड़ी हुई हैं इसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, परचेजेस मैंने आपको बताया कि परचेजेस क्या होती हैं। जो भी अपने गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदे हैं यूज करने के लिए या फिर बेचने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं परचेजेस। ठीक है, अब जरा हम अपनी स्लाइड में पीछे जाते हैं। तो देखिए, शर्मा जी ने तो ये टी शर्ट सिलेक्ट कर ली जो उनको वो बेचनी है अपने शोरूम में। अब आ गया पेमेंट का टाइम। ठीक है, तो ये मिस्टर बंटी हैं जिनके ये बंटीज होलसेल मार्ट है। इन्होंने बोला कि सर आपका तो 1 लाख का बिल है। ओके, तो बट बंटीज होलसेल में एक पॉलिसी है कि अगर 1 लाख का सामान हो या 10 kg के गुड्स हो तो वो 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं सर आपका बिल तो जो है शर्मा जी 1 लाख का बन गया है, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप ऐसा करिए कि 90,000 पे कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट यानी कोई भी रिडक्शन इन वैल्यू, जो भी डिस्काउंट ये दिया जा रहा है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो क्वांटिटी या फिर वैल्यू के बेसिस पे दिया जाता है। और ये वाला डिस्काउंट जो है, इसमें जो हम गुड्स की वैल्यू है उसी को 90,000 मानेंगे। इसमें हम गुड्स की वैल्यू को 1 लाख नहीं मान के नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, यानी कि 90,000। ओके, तो शर्मा जी ने कहा ठीक है। तो शर्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपको अभी 45,000 पे करूंगा और 45,000 मैं आपको बाद में पे करूंगा। ठीक है, तो शर्मा जी के लिए क्या हुई, ये जो 45,000 जिसके लिए वो कैश पे कर रहे हैं, ये हुई उनके लिए कैश परचेज। ओके, और ये जो उन्होंने बोला कि वो बाद में पे करेंगे 45,000, ये हुई उनके लिए क्रेडिट परचेज। ओके, और बंटीज होलसेल मार्ट की एक और पॉलिसी है कि अगर तो कैश तुरंत पे कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं और फर्दर 10% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, कैश पेमेंट के ऊपर। और अगर 3 मंथ्स में क्या पे कर दिया जाता है तो वो उस पे 5% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है, टाइमली कैश पेमेंट के लिए, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये जो होता है, ये जो भी सेलर होता है या जो भी डिस्काउंट दे रहा होता है उसके लिए ये एक लॉस होता है, बट जिसको भी ये डिस्काउंट मिल रहा होता है उसके लिए ये एक बेनिफिट होता है। तो जब भी शर्मा जी को ये डिस्काउंट मिलेगा टाइमली पेमेंट करने में, अगर वो 3 महीने के अंदर पे कर देते हैं और उनको 5% का डिस्काउंट मिल जाता है इस 45,000 के अमाउंट पे, तो उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये शर्मा जी के लिए होगा एक बेनिफिट। Got it? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न क्या होती है, अगर वही शर्मा जी को अगर कोई सामान बाद में जाके किसी टी शर्ट में कोई डिफेक्ट दिख गया और वो बंटीज क्लोथिंग मार्ट वापस आए उसको करने के लिए, तो मतलब कि उन्होंने जो भी परचेज करी थी वो उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड। डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया, जो कि क्वांटिटी या वैल्यू के बेसिस पे दिया जाता है। कैश डिस्काउंट मैंने आपको बताया, जो कि टाइमली पेमेंट ऑफ अमाउंट के लिए दिया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि जिसका जितना भी बेनिफिट है उस अमाउंट का, वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप सैलरीज है, रेंट है, जो भी आप पे कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए कर रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेड पेबल्स। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि शर्मा जी ने कुछ क्रेडिट परचेजेस भी करी। ठीक है, तो अब ये अमाउंट उनको जो है बाद में
बंटीज क्लोथिंग को तो 45,000 पे करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये एक लाइबिलिटी हो गई, और ना उनके पास एक इंडेफिनिट पीरियड है जिसमें उनको ये वापस करना होगा, राइट। तो ये उनके लिए एक करंट लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो जो भी, और ये जो भी पर्सन जिसको शर्मा जी के बिजनेस को ये अमाउंट वापस करना है, ठीक है, यहाँ पे बंटी स्मार्ट, तो वो हो गया शर्मा क्लोथिंग का क्रेडिटर, ओके। और अगर इसी केस में अगर बंटीज क्लोथिंग की तरफ से शर्मा जी को एक टाइमलाइन मिली होती है और एक बिल मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई उनको 2 महीने या 3 महीने के अंदर ही या एक पर्टिकुलर डेट पे ही वो सम वापस करना है, ठीक है, तो उसको हम, वो बन जाता है शर्मा जी के लिए एक बिल पेबल, ठीक है, एक बिल पेबल, जो भी एक उनके लिए करंट लाइबिलिटी होता है उनके बिजनेस के लिए, क्योंकि उनको उतने विद इन अ ईयर उनको वो वापस करना पड़ता। और ये जो क्रेडिटर और बिल पेबल्स होते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है ट्रेड पेबल्स, और ये बिजनेस के लिए एक करंट लाइबिलिटी होते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते होंगे, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसकी राइट साइड में आप सारे रेवेन्यूज दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और जो भी नेट अमाउंट होता है, जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। मतलब कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है तो आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो मैं यूज कर रही हूँ वर्ड्स, ये होते क्या है। रेवेन्यू, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, मतलब कि सपोज शर्मा क्लोथिंग के पास एक वेयरहाउस, शर्मा जी के पास एक वेयरहाउस पड़ा होता है जिसको भी वो रेंट पे दे देते हैं और वहां से कुछ रेंट मिलता है उनको, तो वो भी एक रेवेन्यू हो जाती बिजनेस के लिए, राइट। तो फॉर द यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज, जैसे कि अगर शर्मा जी ने जैसे बैंक में कोई एफडी बना ली है, बिजनेस के पैसे अगर खाली पड़े हुए हैं बिजनेस में और उसकी कोई एफडी बना दी गई है और उसका कोई इंटरेस्ट आ रहा है बिजनेस के पास, तो वो भी बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू हो गया, क्योंकि वो भी उसके पास वो क्या हो रहा है कि बैंक जो है वो बिजनेस के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए वो उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इन तीनों चीजों को बोला जाता है रेवेन्यू, ओके, फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सारी रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर किए जाते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जैसे जो भी आपने गुड्स सेल करे, उनका जो भी कॉस्ट था, ठीक है, वो एक एक्सपेंस हो गया। और आपने बिजनेस चलाने के लिए जो भी सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिनके जो भी कैश पेमेंट्स करी, वो भी एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ठीक है। और ऐसा होता है कि कुछ खर्चों को राइट ऑफ किया जाता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स को हमारी जब वैल्यू घटती जाती है, तो जितने से वो वैल्यू घटती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और उसको भी हम एक एक्सपेंस मानते हैं। ऐसी करंट एसेट्स को जब राइट ऑफ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कस्टमर ने पैसे पे करने थे बिजनेस को बट उसने नहीं किए, तो उसको हम बैड डेट बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, तो उसको भी हम एक एक्सपेंस मानते हैं, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो भी रेवेन्यूज या जो भी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए निकाला जाता है। और करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिए तो हमें तभी पता चलेगी जब हम उस साल से रिलेटेड सारे खर्चे, ठीक है, चाहे उनकी पेमेंट हुई हो या ना हुई हो, सारी रेवेन्यूज जो भी, चाहे वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, बट जो उस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है, अगर हम उनको दिखाएंगे तभी तो हमें करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाएगी, राइट।
तो तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज जो उस साल से रिलेटेड है, चाहे वो पे हुए या नहीं हुए, चाहे वो पहले पे हो चुके थे या वो बाद में पे होंगे बट उस ईयर से रिलेटेड है, तो हम उनको उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपने अभी पे नहीं किए हैं और वो आप उनको बाद में पे करेंगे, लेकिन वो हैं इसी साल से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और आप उनको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि वो इसी साल से रिलेटेड है, राइट। और सपोज करिए कि अगर आपने अगले साल के लिए कुछ पेमेंट इसी साल कर दी है, ठीक है, तो क्या आप ऐसे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, वो तो अगले साल से रिलेटेड है, तो उनको हम अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम इस साल पे कर देते हैं बट वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों मैंने आपको अभी अभी बताया। अब इनकम क्या होती है? इनकम मतलब होता है कि कोई भी प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न किया, चाहे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से या फिर अपनी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ओके, तो इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू मतलब किसी भी सोर्स से रेवेन्यू, और एक्सपेंसेस मतलब उन सारी रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए वो सारे एक्सपेंसेस माइनस। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए इनकम और प्रॉफिट में यही डिफरेंस होता है कि इनकम बिजनेस के, चाहे जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग से हो या नॉन ऑपरेटिंग से, बट प्रॉफिट मतलब ऐसी इनकम जो खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होती है। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और फिर हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि जो भी आपकी सेल्स से रेवेन्यू होती है, ठीक है, सेल्स का डेफिनेशन मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जो भी गुड्स सेल किए जाते हैं उस रेवेन्यू को बोला जाता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। ठीक है, और उन गुड जो भी गुड्स सेल हुए हैं उनका जो भी कॉस्ट है, ठीक है, उसको जब हम इस रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है रेवेन्यू, चाहे सारी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू हो रही है वो पूरी रेवेन्यू और उनसे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस जब उसमें से माइनस करेंगे ऐसी रेवेन्यू में से, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब गेन क्या होता है? गेन होता है profit from transactions which are not the operating activities of business but are incidental to it, such as gain on sale of machinery. ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर शर्मा जी की शॉप पे एक सोफा था और उन्होंने उस सोफे को बेचा, ठीक है, और उस पे उनको गेन हो गया, तो उस पे प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे प्रॉफिट को हम बोलेंगे गेन, क्योंकि ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं है बट हाँ बिजनेस से रिलेटेड है किसी तरीके से, क्योंकि वो बिजनेस का एक एसेट है, राइट है, बट ये वो सोफा बेचना उनका कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रॉफिट हुआ उसको हम बोलेंगे गेन। ओके, और लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, तो जो भी एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू है उसको हम बोलेंगे लॉस। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जहां पे भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा उस ट्रांजैक्शन को, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है, राइट। अब कॉस्ट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे सपोज शर्मा जी बने बनाए क्लोथ्स खरीद के ना बेचने की बजाय वो खुद उनको बना के और वो बेचते होते,
ठीक है, तो उसके लिए बनाने के लिए उनके जितने भी खर्चे होते हैं उन क्लोथ्स को, जैसे कि वो क्लोथ्स का ये पूरा एक रोल खरीदते, नीडल खरीदते, थ्रेड खरीदते, स्टिचिंग चार्जेस पे करते, तो ये सारे सब मिला के बन जाता उन क्लोथ्स का कॉस्ट। ओके, वाउचर। तो वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस। और एविडेंस क्या होता है? कोई भी बिल। तो जैसे कि शर्मा जी ने अगर कोई बंटीज क्लोथिंग मार्ट से सामान खरीदा और उसका उनको बिल मिला, तो वो एक रिकॉर्ड, एक एविडेंस हो गया कि हाँ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। तो ऐसे एविडेंस को बोला जाता है वाउचर। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो भी बुक्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग या समराइजिंग के लिए यूज होती हैं, उनको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी हो सकती है? कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, लेजर, राइट। एंट्री। तो जब हम इन ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब भी हम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंट्री। बुक वैल्यू, और जिस भी वैल्यू पर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए, अकाउंट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है। तो अकाउंट्स इस तरीके से कुछ प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, तो इस अकाउंट की जो भी लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, और जो भी राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई अकाउंट डेबिट किया जा रहा है, मतलब कि उस अकाउंट की डेबिट साइड में उसको एंटर किया जा रहा है। और अगर हम बोलते हैं किसी अकाउंट को क्रेडिट करा जा रहा है, तो मतलब हाँ, एंट्री जो है उस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे पोस्ट की जा रही है, राइट। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि देखिए, जब भी आप कोई एसेट यूज करते हैं, सपोज ये एसी और सोफा जो भी शर्मा जी की शॉप पे लगा हुआ है, जैसे ही जब ये यूज होंगे तो धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होने लगेगी, थोड़े से ये घिसने लग जाएंगे, राइट। तो जितने से भी इनकी वैल्यू कम होगी, उस अमाउंट को बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किसी भी वजह से हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से हो सकती है, या कभी कभी आपने देखा होगा कोई चीजें पड़े पड़े भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो टाइम पास होने की वजह से वो खराब हो सकती हैं या उनकी वैल्यू कम हो सकती है। तो ये जितने से भी वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, और आज की हमारी लास्ट टर्म्स हैं सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जो केपेबल है अपनी सारी डेट्स या अपने सारे उधार रीपे करने के। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है और उसके पास इतना कैपेसिटी है, इतना अमाउंट रखा हुआ है कि उसकी जितने भी उधार हैं, जितनी भी डेट्स हैं, वो रीपे कर पाए, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं सॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट ऐसा पर्सन जो केपेबल नहीं है कि वो अपनी डेट्स को रीपे कर पाए, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने डेट्स को रीपे कर पाए, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर खत्म होती हैं हमारी अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।